Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Ruchi Rawat. Students, in our last video I have explained you production method and related formulas. Today we will solve numerical related to production method. So students, this is for a first example. Calculate NNP-MP and we have to calculate national income. In this question we have to find out two things with the help of the given terms. Sales we have 5,500. We have decrease in stock of furnished good, that is 400. Raw material bought 800. Depreciation is 50. Indirect tax 100. And subsidy is also given, that is 80. So at first we will write the formula of GDP-MP. इस क्लास में हम इसको बार बार रिपीट करेंगे सो दैट यू कैन लर्न इट प्रॉपरली. इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ GDP-MP का, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. GDP-MP और हम इसको GVA-MP भी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं. तो इसका जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, consumption. So this is the formula of GDP-MP, value of output and minus intermediate consumption. Value of output के अंदर आ जाती है आपकी all types of sales plus change in stock. इसमें से माइनस हो जाती है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इट इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ परचेजेस बट कैपिटल परचेस को छोड़ करके. कैपिटल स्टॉक कुछ भी आता है वो हम इसमें नहीं लेंगे. उसके अलावा जितनी भी परचेजेस है वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आ जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑल काइंड ऑफ परचेजेस आ जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर. तो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव सेल्स एंड द वैल्यू ऑफ सेल्स इज 5,500. तो हम इसको पुट कर देंगे हमारी सेल्स के साथ, यानी कि 5,500 प्लस चेंज इन स्टॉक. अगर हम देखें तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास मेंशन है डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ फर्निश्ड गुड, यानी कि ये ऑलरेडी हमारा चेंज इन स्टॉक हमको करके दे दिया है, बट डिक्रीज में जा रहे हैं. तो जहां पे ये वर्ड आता है आपका डिक्रीज, इसका मतलब ये जो हमारी 400 है ये हम किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, यानी कि माइनस का 400. माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऑल काइंड ऑफ परचेजेस. तो परचेजेस अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमने क्या परचेज किया है, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, रॉ मटेरियल परचेज किया था जिसकी वैल्यू है 800. तो इसमें हम माइनस कर देंगे 800 को. तो सबसे पहले हम सिंबल को, ये जो हमारा डबल सिंबल है इसको एक सिंबल बना देते हैं, प्लस माइनस, माइनस 400 एंड माइनस 800. तो ये आपका 5,500 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, बट सिंबल आपका माइनस का ही रहेगा. 1200 हो जाएगा. एंड जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर सामने आएगा वो होगा हमारा 4,300. So this is the answer of our first part. We also have to find out national income. नेशनल इनकम भी हमको निकालनी है. तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने आपको नेशनल इनकम का फॉर्मूला भी करवाया था. विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट्स हम नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिख लेते हैं. नेशनल इनकम
नेशनल इनकम को बच्चों हम NNP-FC भी कहते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम नेशनल इनकम को हम NNP-FC भी कहते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ NNP-FC इज NNP-MP माइनस NIT। कन्वर्जन की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला बनाया था। मैंने आपको कन्वर्जन यूज करने सिखाए हैं, फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं। अगर आपने मेरे फॉर्मूले का वीडियो, फॉर्मूला एक्सप्लेन करने का वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे लिंक उसमें गिवन है। आपको बहुत इजी वे में मैंने फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं। सो NNP-MP की अगर मैं बात करूं तो हमारे को चाहिए NNP-MP जो कि हमारे पास है नहीं, सो एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NNP-MP। सो विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन हम NNP-MP का फॉर्मूला निकाल लेंगे सबसे पहले, जो कि आपका होता है GDP MP में से माइनस हो जाता है आपका डेप्रिसिएशन और प्लस हो जाता है आपका NFIA। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NNP-MP जो कि हमको नेशनल इनकम निकालने के लिए चाहिए था। GDP-MP की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं क्योंकि हमने सबसे पहले GDP-MP निकाला था। सो द वैल्यू ऑफ GDP-MP is 4,300. Here we put the value of 4,300. We put the value of GDP-MP and we have a value of depreciation that is given in the example, that is 50. So we will write 50 here in place of depreciation plus NFIA। NFIA जो है बच्चों ये हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, अगर हम देखेंगे so there is no value of NFIA, so in place of NFIA we will use 0। अगर हमारे पास किसी भी टर्म की वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसकी जगह पर हम 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे NNP-MP की वैल्यूज और हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो NNP-MP, द वैल्यू ऑफ NNP-MP इज कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस करके 4250, यानी कि 4250। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ NNP-MP। इसको अब हम नेशनल इनकम निकालने के लिए पुट कर देंगे, यानी कि अब हमको फाइनली निकालना है जो हमारा बी पार्ट है क्वेश्चन का, जो कि है हमारा NNP-FC, यानी कि नेशनल इनकम हमको निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा NNP-MP में से माइनस कर देंगे NIT को, NIT माइनस हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ NNP-MP इज 4250 एंड NIT का देख लेते हैं क्वेश्चन में। वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ NIT बट वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो मैंने आपको याद होगा, अगर बच्चों मैंने आपको सिखाया था जब मैं आपको कन्वर्जन्स करवा रही थी कि NIT की वैल्यू अगर डायरेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम उसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं हम, तो हमारा NIT निकल आता है। सो द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 एंड सब्सिडी इज 80। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस 80 कर देंगे, 100 माइनस 80। तो ये आ गया हमारा 20 एंड जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4230, 4230। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ NNP-FC। This is our final answer. So like this we will solve this question. सबसे पहले हमने GDP-MP की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
by using the formula and of production method. Then नेक्स्ट स्टेप में हमको निकालना है नेशनल इनकम, बट उससे पहले हमको चाहिए एनएनपी एमपी की वैल्यू. सो एनएनपी एमपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो हमारा जीडीपी अभी निकला है, इस जीडीपी की वैल्यू से हम निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस करके प्लस एनएफआईए प्लस करके हमारी वैल्यू निकल जाएगी. बट क्वेश्चन में एनएफआईए की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हमने 0 पुट कर दिया. देन एनएनपी एमपी की वैल्यू निकल आई है जो कि है 4250, एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एनएनपी एमपी इन द फॉर्मूला ऑफ एनएनपी एफसी, जो कि होता है एनएनपी एमपी माइनस एनआईटी. So we will put the value of NNP MP in place of NNP MP, that is 4250. माइनस कर देंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को, उससे हमारा एनआईटी निकल आया है. सो माइनस करके हमारी एनएनपी एफसी यानी कि हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू निकल आएगी. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So student, this is our next example. Calculate value added by firm A and firm B. यहाँ पे दो फर्म के बारे में बात की गई है, फर्म A और फर्म B. उनकी सेल्स दी गई है, एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं, परचेजेस दी गई है, इंपोर्ट्स दिए गए हैं, और इसमें एक Z की भी बात की गई है, फर्म Z की भी बात की गई है. तो देखिए बच्चों, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम, बट उससे पहले वी विल राइट द फॉर्मूला लिख लेते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जीडीपी एमपी का, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं. फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये आपको हर स्टेप में लिखना है. आज की क्लास में तो कम से कम आपको बार बार रिपीट करना है ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए. आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसके अंदर आ जाएगा आपका. क्योंकि यहाँ पे बच्चों दो फर्म के बारे में बात हो रही है, तो दोनों ही फर्म की अलग अलग वैल्यू एडेड निकाल लेंगे. यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे, दो अलग अलग हम कॉलम्स बना लेंगे बच्चों. सबसे पहला है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए. इसके अंदर हम ए की वैल्यू ऐड करेंगे, और इसी के थोड़ा सा नीचे पे हम बना लेंगे फॉर्म बी की वैल्यू एडेड. तो उसको हम लिख देते हैं वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी. राइट. वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको बहुत अच्छे से पता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है? हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं इसमें हम प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक को. चेंज इन स्टॉक हमारा निकलता है क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके, एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इसके अंदर इट इंक्लूड्स ऑल परचेजेस, सारी की सारी इसमें आती है कैपिटल गुड्स को छोड़ करके. तो वैल्यू एडेड निकालेंगे फर्म ए का और बी का. तो देखते हैं पॉइंट वाइज हम इसको निकालेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट. सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट यानी कि फर्म बी ने गवर्नमेंट को सेल किया 1000 रुपीज का, यानी कि बी ने सेल किया, दैट मीन्स बी की सेल हो गई 1000 रुपीज की. तो इस अमाउंट को हम लिख देंगे 1000 रुपीज हो गई बी की सेल. इसको हम बी वाले कॉलम में लिख लेंगे. सेकेंड जो है हमारा सेल्स बाय फर्म ए. फर्म ए की सेल है 5000 रुपीज. अब देखिए बच्चों, ये जो सेल है सीधा सीधा क्लियरली बोला गया है 5000 ए की सेल है, दैट मीन्स ए की कंप्लीट सेल हमको दे दी गई है, इसको 5000 रुपीज. तो इसको हम लिख लेंगे फर्म ए के कॉलम में. फर्म ए की फाइनल सेल है ये. इसके साथ चेंज इन स्टॉक हम देखेंगे अगर गिवन होगा. नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम बी. परचेजेस बाय हाउस होल्ड्स ने खरीदा, और किससे खरीदा? फ्रॉम बी.
यानी बी से खरीदा, दैट मीन्स बी की सेल हो गई 3000 रुपीज। 3000 में बी ने क्या किया है, हाउस होल्ड को सामान सेल किया है, दैट मीन्स बी की सेल, तो उसको बी वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो बी की एक और सेल हो गई 3000 रुपीज की। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, एक्सपोर्ट बाय फर्म बी, एक्सपोर्ट कर दिया फिर से बी ने, दैट मीन्स बी की दोबारा सेल हो गई 500 रुपीज की। अगेन इसको हम 500 वाले ही कॉलम में पुट कर देंगे, बी वाले कॉलम में ही पुट कर देंगे। तो ये 500 बी की सेल हो गई, इसको दोबारा से हम 500 की सेल के रूप में 500 में लिख लेंगे, 500 लिख लेंगे बी के सेल्स में। नाउ वी मूव टू आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ ए। ए का चेंज इन स्टॉक कितना है, 200 है, और हमको साथ साथ बी का चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है 100। तो इनको हम दोनों में पुट कर लेंगे, ए के चेंज इन स्टॉक में 200 और बी के चेंज इन स्टॉक में 100। तो उसको उस तरीके से ए के चेंज इन स्टॉक में 100 और बी के चेंज इन स्टॉक में, सॉरी ए में 200 था हमारा, ए के चेंज इन स्टॉक में हम लिख लेंगे 200, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स 5000 की थी, चेंज 200 था। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख देंगे 100, यानी बी का चेंज इन स्टॉक कितना था, 100 था। पॉइंट नंबर 7 में आ जाइए, क्या बोला गया है, इम्पोर्ट टू फर्म ए, यानी कि इम्पोर्ट टू फर्म ए, फर्म ए से इम्पोर्ट किया, फर्म ए से इम्पोर्ट किया, इसका मतलब है कि जो 700 है ये क्या है, इसकी इम्पोर्ट टू फर्म ए, फर्म ए की परचेज हो गई है, इम्पोर्ट किया ना, क्योंकि फर्म ने इम्पोर्ट टू फर्म ए, दैट मीन्स ए ने इम्पोर्ट किया 700 का सामान, तो ए की परचेज हो गई। मैंने आपको बताया था अगर कोई परचेज होती है तो वो माइनस में जाती है, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो ए की इम्पोर्ट हो गई कितने की, 700, तो ए के कॉलम में माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट 8 पॉइंट है हमारा, सेल्स बाय फर्म Z2A, जो कि है 2500। Z ने सेल किया किसको, ए को। तो अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट में Z सेल कर रहा है ए को, इसका मतलब ए परचेज कर रहा है, जो कि कितना है 2500, इसको पुट कर देंगे ए के कॉलम में, लेकिन ये आएगा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, क्योंकि परचेजेस मैंने आपको बताई थी कोई भी होगी वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में माइनस में जाती है। नेक्स्ट है आपका 9 पॉइंट, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए, यानी कि फर्म बी ने खरीदा और किससे खरीदा, फर्म ए से खरीदा, यानी कि बी की तो बी ने खरीदा, परचेजेस बाय फर्म बी, बी ने खरीदा, यानी कि बी की तो परचेज हो गई, तो बी की परचेज को हम माइनस लिख देंगे 2000, बट ए की परचेज हो गई, ए की सेल हो गई। तो ए की सेल अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट सेल हमको दे रखी थी, दैट मीन्स जो 2000 रुपीज अमाउंट था वो इंक्लूड करके ही 5000 अमाउंट दिया गया है, तो इसलिए हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट सेल बोला था 5000, तो यानी कि ये 2000 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो बस बच्चों, बाकी पॉइंट्स कुछ नहीं है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका प्लस होकर के आ जाएगा 5200, जिसमें से इन दोनों को हम माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, जो कि आ जाएगा आपका 3200, यानी 3200। और सोल्यूशन इसका अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 2000 रुपीज, तो ये आपका आ जाएगा 2000। और अगर हम फॉर्म बी की बात करें तो ये सब हमारा अमाउंट प्लस करके, यानी 3000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 100, तो ये आ गया हमारा 4600। माइनस कर देंगे इसमें से 2000 को, तो ये आ गया हमारा कंप्लीट 2600। सो दिस इज आवर आंसर। So like this we will find out the value added by firm A and value added by firm B. So it's very simple बेटा, करना क्या है, सेल्स हमेशा ऐड होगी चेंज इन स्टॉक
कि हमेशा सेल्स के साथ ऐड होगा, और जितनी भी हमारी परचेजेस होती हैं चाहे वो किसी भी फर्म की हो वो हमेशा माइनस होगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाती है तो वो हमेशा माइनस होगी. सो लाइक दिस वी विल फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So student, now we move to our next question. Calculate value added by firm C. हमको देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में 4 फर्म्स के बारे में हमें बात की गई है. फर्स्ट इज फर्म A, then फर्म B, फर्म C and फर्म D. We have 4 फर्म्स in this question. तो क्या होता है जब भी हमारे पास अलग अलग, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आपका, तो उसको इम्पोर्टेंट भी लिख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम बात करें. तो क्या होता है कि फर्म की जब भी हम बात करते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. जब अलग अलग फर्म्स के बारे में बात की जाती है तो हम क्या करते हैं अलग अलग फर्म्स की वैल्यू एडेड को ले लेते हैं. सो स्टूडेंट यहाँ पे 4 फर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट इज फर्म ए, सेकेंड इज फर्म बी एंड थर्ड इज फर्म सी एंड फोर्थ इज फर्म डी. 4 फर्म है. इन चारों की ही जब हम वैल्यू ऐड कर लेंगे, यानी इन चारों का हमको क्या निकालना है, वैल्यू एडेड निकालना है. तो जब भी बच्चों हम इन सब की फाइनल, जब भी हम इनकी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं तो हमारी फाइनल सेल निकल आती है. इसको ध्यान रखिए, फाइनल सेल, यानी फर्म ए की वैल्यू एडेड, फर्म बी की वैल्यू एडेड, फर्म सी की वैल्यू एडेड एंड फर्म डी की वैल्यू एडेड. जब भी हम इन सबको ऐड कर देते हैं वैल्यूज को, फाइनल सेल निकल आती है. तो उस तरीके से हम सबसे पहले ले लेंगे फर्म ए की. देखिए सेल्स फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, यानी करना क्या है बच्चों, हमको सबसे पहले हम फर्म ए की जितनी भी सेल्स होगी वो ले लेंगे, यानी कि वैल्यू एडेड फर्म ए की हम ले लेते हैं यहाँ पे. फिर एक बॉक्स बना लेते हैं हम वैल्यू एडेड किसका, फर्म बी का हम यहाँ पे ले लेंगे. फिर वैल्यू एडेड फर्म सी, यानी कि वैल्यू एडेड फर्म सी की ले लेते हैं, और इसके साथ साथ हम ले लेते हैं वैल्यू एडेड फर्म डी की, यानी कि यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू एडेड फर्म डी की. और जो हमारी होगी निकलेगी इन सब की वैल्यूज को ऐड करके, जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी फाइनल सेल. तो फाइनल सेल हमको ऑलरेडी गिवन है वैल्यू फाइनल सेल की, जो कि हमारे पास 1300. तो उसको हम ऑलरेडी पुट कर लेते हैं. बाकी का सोल्यूशन देखते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, यानी कि सेल्स बाय फर्म ए ने की, फर्म ए की सेल हो गई और बी की परचेज हो गई. फर्म ए ने सेल किया फर्म बी को 200 रुपए के गुड्स, यानी कि फर्म ए की तो सेल हो गई बट फर्म बी की परचेज हो गई, यानी कि माइनस का 200 हम यहाँ पे लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सेल्स हमेशा प्लस होती है, परचेज हमेशा माइनस होती है. सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. ये लो बच्चों, सीधा सीधा आपको क्या कर दिया है, फर्म बी की वैल्यू एडेड दे दी है, यानी कि हमको किसी भी तरीके का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमको फुल एंड फाइनल वैल्यू एडेड दे दी है फर्म बी की, जो कि कितना आया है हमारा 400, यानी कि हमको ये 200 जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है. फुल एंड फाइनल जो हमारी वैल्यू एड दे दी है वो है 400 फर्म बी की. तो फर्म बी तो ऑलरेडी डन हो चुका है, इसमें कोई कुछ सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है. फर्म थर्ड पॉइंट देखिए, अगर हम वैल्यू एडेड बाय वैल्यू एडेड बाय फर्म डी, देखिए बच्चों और सिंपल कर दिया है क्वेश्चन आप लोगों के लिए. डी की भी वैल्यू सीधा सीधा आपको निकाल के दे दी गई है, जो कि है 300. वैल्यू एडेड फर्म सी की हमको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो इसको हमको पता नहीं है तो हम इसको एक्स ले लेते हैं. ठीक है, फिर हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट में है सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म बी. अब देखिए बच्चों, सी की भी बात की गई है और बी की भी बात की गई है. तो सी तो हमको निकालना ही है, इसलिए इसकी वैल्यू लिख के कोई फायदा नहीं है. और बी की तो हमको ऑलरेडी कंप्लीट सोल्यूशन दे ही दिया है 400, यानी कि जो भी कटिंग वगैरह हुई है जो भी करके 700 400 के अंदर ही इंक्लूड होकर के फाइनल वैल्यू एडेड निकल चुकी है. तो इसको हमें लिखेंगे ही नहीं.
नेक्स्ट है हमारी फाइनल सेल, जो कि हम वैल्यू ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, पुट कर चुके हैं। तो बस बच्चों और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास इसके साथ, तो हम सीधा सीधा सॉल्यूशन दे देते हैं, यानी कि 200 प्लस 400 प्लस वैल्यू एडेड फॉर्म सी की, इसको हम x मान लेते हैं, इसके साथ प्लस कर देंगे हम 300 को, और हमारे पास वैल्यू फाइनल सेल थी हमारे पास कितनी, 1300। तो इन सबको हम प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 900 प्लस x इक्वल टू 1300। और स्प्लिटिंग करना आपको आता ही है, 900 को 1300 के पास ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका। सो जो वैल्यू एडेड आई है फॉर्म सी की, वो फाइनली कितनी आई है बच्चों, 400। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया इस क्वेश्चन का। So it's very easy to find out the solution of given question, but the thing is that you should understand the concept. आपको प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, उसको फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो उस तरीके से बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। This is a next example. Here we have to find out two things. The first thing that we have to find out, that is value added by firm A and firm B, and the second thing is GDP MP we have to calculate. So the given terms are export we have, imports we have, and different kinds of sales we have, right? So with the help of this these given terms, we will find the solution of this question. So the solution, अलग अलग वैल्यू एडेड, यहाँ पे दो फॉर्म्स की बात की गई है। फर्स्ट इज फॉर्म ए, तो पहले वैल्यू एडेड निकाल देते हैं हम फॉर्म ए की। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, सेकेंड वैल्यू एड निकाल लेते हैं, वैल्यू एडेड repeat. So here is the solution of this question. At first we will find out value added of form A, value added of form A. Secondly, थोड़ा सा गैप देके हम लिख लेंगे वैल्यू एडेड ऑफ, सेकेंडली हम लिख लेंगे वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म बी, राइट। तो फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, वैल्यू एडेड निकालने के लिए सेल्स के साथ हम चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेजेस माइनस हो जाएंगी। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सपोर्ट बाय फर्म ए की एक्सपोर्ट है 200 की, दैट मीन्स ए की वैल्यू, ए की सेल हो गई 200। सेकंड है आपका इंपोर्ट बाय फर्म ए ने इंपोर्ट किया यानी कि परचेज, इंपोर्ट मीन्स परचेज, तो माइनस हो जाएगा आपका 500। तो इसको हम थोड़ा गैप में लिख लेते हैं, 500 इंपोर्ट किया था फर्म ए ने। थर्ड, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, हाउस होल्ड ने खरीदा किससे, फर्म से खरीदा, यानी कि फर्म की सेल हो गई 900 की, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेल्स टू हाउस होल्ड्स को सेल किया, किसने सेल किया, बाय फर्म ए ने सेल किया 900 का, तो इसीलिए ए की सेल्स मान लेंगे। फोर्थ टॉपिक को ध्यान से देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, यानी कि बी को बेचा गया बाय फर्म ए ने बेचा, यानी कि ए की आपकी क्लियरली बोला गया है टू फर्म बी, यानी फर्म बी को बेचा गया, दैट मीन्स बी की परचेज हो गई बाय फर्म ए, बेचा किसने, फर्म ए ने, दैट मीन्स ए की सेल हो गई। तो हम क्या करेंगे, ए की सेल हो गई कितने की,
400, तो हम यहाँ पे प्लस करके 400 लिख लेंगे क्योंकि ए की हमारी सेल्स है और साथ साथ बी की परचेज है, तो हम इसको बी वाले कॉलम में लिख लेंगे माइनस में, क्योंकि बी की परचेज है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेल्स बाय, देखो बच्चों बहुत ही क्लियरली बोला गया है, सेल्स टू फॉर्म ए बाय फॉर्म बी। सेल्स टू फॉर्म ए को सेल किया गया और किसने सेल किया? फॉर्म बी ने, यानी कि बी की सेल हो गई और ए की परचेज हो गई। तो ए की परचेज हो गई 300 माइनस में और बी की सेल हो गई, इसलिए हम बी की सेल के साथ 300 को प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फॉर्म बी। अब देखिए फॉर्म बी ने दोबारा से सेल किया, किसको सेल किया? हाउस होल्ड को, तो सीधे सीधे बी की क्या हो गई? सेल हो गई। तो इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तीनों को प्लस कर लेंगे हम, तो जो कि हमारा आ जाएगा 1500, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस करके। आप भी करके देख लीजिए बेटा, कैलकुलेट एक बार। और माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का आएगा 800। सो और आंसर इज, निकालिए बच्चों जल्दी से आंसर फाइंड आउट कीजिए। आंसर इज 700। वैल्यू ए की जो हमारी वैल्यू एडेड निकली है फॉर्म ए की, जो कि है हमारी 700। और इसकी बात करें तो इसमें देखिए 900 हमारा ये आ गया, इसमें से माइनस हो जाएगा हमारा 400, जो कि हमारी वैल्यू एडेड निकली है फॉर्म बी की, जो कि आई है हमारी 500, राइट। सो और फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो है हमारा डन हो गया है, जिसमें हमको वैल्यू एडेड निकालनी थी फॉर्म ए और फॉर्म बी की। एंड देन सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं जीडीपी एमपी भी हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, जीडीपी एमपी इट इज वेरी इजी। मैंने क्या कहा था आपको, जीडीपी एमपी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमारी कैसे निकलती है? वो निकलती है हमारी दोनों ही फर्म की जो वैल्यू होती है, वैल्यू एडेड को अगर हम ऐड कर दें तो उससे हमारा जीडीपी एमपी निकल आता है। यानी कि वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए के साथ हम वैल्यू एडेड कर देंगे फर्म बी की, जो कि है 700 प्लस 500। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके हमारा आंसर जो है आ जाएगा 1200 और यही हमारी जीडीपी एमपी होगी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। क्लियर है बच्चों आपको? सो स्टूडेंट, दीज आर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू प्रोडक्शन मेथड। वी विल मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा सेकेंड मेथड है, वो मैं आपको अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप स्टूडेंट आज के मेरे जो एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू आर फेसिंग वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका जितना भी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर करूंगी। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe my channel, like my channel, please try to share it and don't forget to press bell icon. Bye. Have a nice day.